हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदी व्याकरण का वर्णमाला का पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो व्यंजन में आप देखेंगे व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन की परिभाषा अगर पूछी जाए तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो वे वर्ण जो अन्य वर्ण अथवा स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। व्यंजन कहते हैं, कहने का मतलब है वे वर्ण जिनका, जैसे हमने स्वर पढ़ा था इस हिंदी वर्णमाला के पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देखेंगे तो उनमें मैंने पढ़ाया था, वर्णमाला पढ़ाई है, अयोगवा पढ़ाया है, स्वर पढ़ाए हैं। तो स्वर की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। और वहीं पर अन्य वर्ण की सहायता से या फिर स्वर वर्ण की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और ये होते क्या हैं? वर्णमाला के भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो स्वर और अयोगवा हम कर चुके हैं। व्यंजन में आप देखेंगे तो व्यंजन क्या है? अन्य वर्णों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं? तो व्यंजन के भेद अगर देखेंगे, व्यंजन के भेद अगर आप पढ़ेंगे तो व्यंजन के भेद होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्पर्श या स्पर्श व्यंजन, या इन्हीं को बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे सेकंड, तो सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक। थर्ड हमारा होता है ऊष्म व्यंजन। और फोर्थ होता है संयुक्त व्यंजन। और यहीं पे फिफ्थ होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4, वहीं पर संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या होती है 2। टोटल आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाते हैं? 12 और 2 14 और 5 19, 1 39, यानी कि टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। ठीक है। ये 25 कौन से होते हैं? क से लेके क से माँ तक। ठीक। वहीं पे अंतःस्थ व्यंजन देखेंगे तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स और श, इसके साथ में ह। ये 4। संयुक्त व्यंजन आप देखेंगे तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। और 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, अणा और ढा। अढ़ा, ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। टोटल हमारे कितने हो गए? ये 39।
39 व्यंजन है आपके सामने, 39 व्यंजन हो गए, ठीक है। 39 हमने व्यंजन पढ़ लिए। स्वर आपने पढ़े थे, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह होते हैं 2। यानी टोटल अगर देखे जाए तो व्यंजनों की वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? टोटल देखी जाए तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52 यानी कि 52, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा क्यों, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपका एक भी पॉइंट छूटे ना और कहीं पर भी आप एग्जाम में अपना एक भी नंबर छूटे ना। आपका पूरे नंबर आने चाहिए, कम से कम वर्णमाला से तो नहीं ही छूटना चाहिए, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। उनमें क्या क्या है, वहाँ पर एक एक वर्ण के लिए आप अलग चीज़ पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम अभी तक स्पर्श व्यंजन इनका नाम इसीलिए पढ़ा क्योंकि अभी तक की क्लासेस में आपने स्पर्श के नाम से कि कौन सा वर्ण हमारे मुख के किस भाग को स्पर्श करके निकलता है, ये अभी आपने सिर्फ इन्हीं 25 वर्णों में पढ़ा होगा। लेकिन मैं इसमें नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि हमारे प्रत्येक वर्ण, सिर्फ व्यंजन नहीं, सिर्फ स्पर्श व्यंजन नहीं, बल्कि वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण किस भाग से स्पर्श कर कर उच्चारित होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ण, हम सिर्फ स्पर्श व्यंजन नहीं पढ़ेंगे बल्कि वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण पढ़ेंगे, लेकिन वो पार्ट 4 में, ठीक है। अभी आप पहली हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन या इसी को ही क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन तो मैंने बता दिया क्यों कहते हैं स्पर्श व्यंजन, लेकिन इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्गों में डिवाइडेड हैं। होते कितने हैं? अभी मैंने बताया इनकी संख्या 25 होती है। और कौन से होते हैं ये? क से लेके माँ तक के वर्ण जो होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं क वर्ण, क वर्ग, इनको वर्गों में डिवाइड किया गया है, च वर्ग, ठीक। फिर है का वर्ग, चा वर्ग, उसके बाद क्या आता है? टा वर्ग, वहीं पे ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। क्योंकि ये 5 वर्गों में डिवाइडेड हैं इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और ण। वहीं पे च, छ, ज, झ और ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। ये होते हैं टोटल 25 व्यंजन जिनको हम स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखने हैं ये 3 वर्ण। प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर नोट बनाकर आपको ये पॉइंट बनाकर ये सारी चीज़ें लिखनी है कि प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण कहलाता है, प्राण कहलाता है। वहीं पे पूछा जाएगा कि अल्प प्राण कहते किसे हैं, अल्प प्राण क्यों बोला जाता है? क्या बोला हमने? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां
वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहते किसे हैं? प्राण का अर्थ होता है वायु और अल्प अर्थात कम, थोड़ा। तो जिन वर्णों का उच्चारण कम समय तथा कम वायु के प्रयोग से होता है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और अल्प प्राण कहते किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय और कम वायु के प्रयोग के साथ जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। वहीं पे बचे हुए व्यंजन कौन कौन से बचे हैं? एक, दूसरा और चौथा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। क्यों कहलाता है महाप्राण? क्योंकि महाप्राण कहते किसे? जैसे अल्प प्राण, प्राण का मतलब बताया वायु होता है, अल्प मतलब कम होता है। तो कम वायु और कम समय के साथ जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। वहीं पर महाप्राण, महा का मतलब होता है अधिक, ज़्यादा, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण हम अधिक समय में और अधिक वायु के प्रयोग के साथ करते हैं उनको महाप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अधिक वायु तथा समय के साथ होता है। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण अधिक वायु तथा समय के साथ होता है उन्हें महाप्राण ध्वनि कहते हैं। और वहीं पर जिन वर्णों का उच्चारण कम वायु तथा कम समय के प्रयोग के साथ होता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फटाफट नोट कीजिए। फिर इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको अभी और जाननी है जिससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इनफैक्ट आते ही हैं। ठीक है, ये तो नोट हो गया होगा। ये है हमारे अल्प प्राण और महाप्राण, क्यों इन वर्णों को कहा जाता है, इन वर्णों में प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा ये सभी वर्ण और भी नामों से जाने जाते हैं जिन्हें हम अघोष व सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनमें से इन्हीं को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जैसे इसमें हमने पढ़ा कि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण, दूसरा और चौथा अक्षर हमारा महाप्राण कहलाता है। उसी तरीके से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये वाले दोनों पहला और दूसरा, ये कहलाते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन। वहीं पर ये तीनों कहलाते हैं सघोष व्यंजन। घोष का मतलब होता है आवाज का भारीपन। घोष का अर्थ अगर पूछा जाए, घोष का अर्थ तो क्या होता है? घोष का अर्थ होता है आवाज का भारीपन। आवाज का भारीपन।
वहीं पे अघोष कर दिया तो यानी कम भारीपन वाले वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण आवाज़ में कम भारीपन के साथ बोले जाते हैं उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। और वहीं पर जो अधिक भारीपन के साथ, जिन वर्णों का उच्चारण आवाज़ में अधिक भारीपन के साथ किया जाता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। तो अघोष और सघोष व्यंजन में अगर आप देखेंगे इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अघोष और सघोष। अघोष व्यंजन में आप देखेंगे तो कौन सा आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, पहला व दूसरा वर्ण और तीनों ही श। कौन कौन से, श, स और सा। ठीक है। और यहीं पे अगर सघोष में देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है। इसके अलावा सभी स्वर वो भी सघोष व्यंजन में आते हैं। और य, व, र और ल प्लस हा, ये सभी वर्ण हमारे किस में आते हैं, सघोष व्यंजन में आते हैं। सघोष व्यंजन मतलब वे वर्ण जो आवाज़ में अधिक भारीपन के साथ उच्चारित किए जाते हैं उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। और वे वर्ण जो आवाज़ में कम भारीपन के साथ उच्चारित किए जाते हैं उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो ये हैं आपके अघोष और सघोष व्यंजन। ये भी क्या है, इन्हीं के आधार पर है, इन्हें ही बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। और वहीं पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है। अब जो सबसे मेन पॉइंट, और एक बार नहीं कई बार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें, बहुत कंफ्यूजन होती है, ये होते हैं, ये इनको बोला जाता है, ये वाली पूरी रो यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, पंचमा अक्षर, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर। ठीक है, पांचवा अक्षर। इन्हीं को ही नासिक्य ध्वनि क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इनके उच्चारण में वायु मुख की अपेक्षा नाक से ज़्यादा प्रवाहित होती है, इसीलिए इन्हें नासिक्य ध्वनि भी बोला जाता है। इन्हीं को ही अनुनासिक भी बोला जाता है, अनुनासिक। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, इन 5 वर्णों के नाम हैं। इन्हें पंचमाक्षर भी बोला जाता है, पंचाक्षर भी बोल देते हैं, नासिक्य ध्वनि, अनुनासिक ध्वनि। ठीक है। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख की अपेक्षा नाक से ज़्यादा प्रवाहित होती है, इसीलिए इन्हें नासिका वर्ण भी बोला जाता है, नासिक्य वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है। अब ये नोट हो गया होगा आपका। अब आपको क्या करना है, हेडिंग जो डालनी है वो क्या डालनी है आपको, फर्स्ट वीडियो जो देखेंगे आप, वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके लिए आपको यूट्यूब पे शायद नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाकर आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ से कोर्स परचेस करेंगे, उसमें आपको सभी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। इसमें खाली शॉर्ट वीडियो आपको मिलेंगी। तो डिटेल में पढ़ने के लिए पहले आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स परचेस कीजिए और पूरा डिटेल में हिंदी का सिलेबस आपके सामने होगा वहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अंतर लिखना है। एक मैंने बताया था अनुस्वार, ठीक है, इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और यहीं पर होता है अनुनासिक। इन दोनों में बहुत बड़ा जो अंतर है वो क्या है, सबसे मेन जो अंतर है वो ये अंतर है कि अनुस्वार जो है, अनुस्वार
अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के बाद, स्वर के बाद, ठीक। जबकि अनुनासिक का अर्थ होता है स्वर के, अनुनासिक का अर्थ होता है स्वर के साथ। मतलब कि जब इनका प्रयोग हम शब्दों में करते हैं तो इसका अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद होता है और अनुनासिक का उच्चारण स्वर के साथ होता है, ठीक है। कैसे, ये पॉइंट भी नोटेड है कि अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण, स्वर वर्ण के साथ होता है, सॉरी स्वर वर्ण के बाद होता है, ठीक है। जैसे अंश, अंत, गंगा, ठीक है। तो वहीं पे आप देखेंगे तो अनुनासिक का प्रयोग, अनुनासिक का प्रयोग स्वर वर्णों के साथ होता है। अनुनासिक को डिनोट किससे करते हैं, चंद्र बिंदु से, ठीक है। कैसे होता है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 5 हम लिख रहे हैं, 5, तो हम इसको इसके साथ बोल रहे हैं, इसको पंच नहीं बोल रहे हैं, हम 5 बोल रहे हैं। वहीं पे देखेंगे तो आँख, अंक नहीं बोल रहे हैं, आँख बोल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो अनुनासिक के हैं उनका उच्चारण स्वर वर्णों के साथ में किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो अभी आपके लिए एक अच्छी खबर मान सकते हो आप, क्योंकि आपकी टेंशन ही खत्म है, फिर ये चीज़ें झंझट पाले कैसे समझ में आएगा कि वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है, अनुस्वार का प्रयोग ही प्रचलित है, ठीक है। वर्तमान समय में क्या है, सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग प्रचलित है। अनुनासिक का प्रयोग बहुत ही कम, रेयर केस है कि कहीं पे देखने को मिले, अदरवाइज सभी जगह पे अनुस्वार का ही प्रयोग प्रचलित है, ठीक है। ये सभी थे हमारे स्पर्श और वर्गीय व्यंजन, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ है स्पर्श और वर्गीय व्यंजन, जिनकी टोटल संख्या होती है 25 और ये होते हैं क से माँ तक। वैसे हम स्पर्श स्थान, मुख से किस भाग से कौन सा व्यंजन स्पर्श कर कर बोला जाता है वो भी हम इसी में पढ़ते हैं, लेकिन उससे क्या है, सिर्फ हमारे 25 वर्ण कंप्लीट होंगे। लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में जो बताने वाली हूँ उससे आपके सभी वर्ण कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी आपको यूट्यूब पे ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी, लेकिन सारी वीडियो नहीं, वरना आप हमारा ऐप जल्दी नहीं खरीदेंगे तो, क्योंकि भरोसा है आओगे, देर आए दुरुस्त आए ऐसा मानकर, और जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी कोर्स आपका बिल्कुल भी छूटा नहीं है, कुछ ही वीडियो हैं जो छूटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड जो है, माँ के बाद क्या आता है, असे अनार तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी सेकंड वाले, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4, होते हैं ये कौन से, य, व,
र और ला। ठीक है, इसमें आपने लिखना है कि इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े श्वास वायु को अंदर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं। इस क्रिया को अंतःस्थ क्रिया तथा इन वर्णों को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे फेफड़े जो हैं, जब इनका उच्चारण आप करेंगे तो देखेंगे कि इनके उच्चारण में क्या होता है, फेफड़े जो है वो अंदर की तरफ वायु एकदम से या व र ला लेते हैं और छोड़ते हुए तो पता भी नहीं चलता, इतनी कम मात्रा में या व र ला अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है, और फिर छोड़ते हैं। इस वजह इस प्रक्रिया को अंतःस्थ क्रिया बोला जाता है और इन वर्णों को अंतःस्थ वर्ण बोला जाता है। ठीक है, थर्ड टाइप आप देखेंगे तो थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ये भी इनकी संख्या भी 4 होती है। वैसे तो मैंने एक साथ लिखवाए थे आपको, 4 होते। कौन कौन से होते हैं, स, श, स और ह। ऊष्म व्यंजन इन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े जो हैं, फेफड़े होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, गर्म वायु छोड़ते हैं। गर्म वायु का प्रवाह करते हैं, प्रवाह करते हैं। इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि गर्म क्या होती है, भाप, ऊष्मा, और उसी से इनका नाम पड़ता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से हैं वो, स, श, ह। ठीक है, यहीं पे 4th नंबर पे आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी होती है 4, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें स्वर का कोई रोल नहीं होता है। ये 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं और ये 4 अकेले ऐसे व्यंजन हैं जो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। बाकी सभी को स्वर के साथ जोड़कर बोला जाता है, जबकि ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनको विदाउट वॉवेल्स यानी कि बिना स्वर के बोला जाता है। ठीक है, और ये बनते किस किस से हैं, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बनते हैं, छ जो है वो बनता है क प्लस स। ठीक, त्र बनता है त प्लस र। ज्ञ बनता है आपका ज प्लस इया। ठीक, और श्र जो बनता है वो बनता है श प्लस र। क्योंकि ये वर्ण सिर्फ व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इन्हें ही संधि व्यंजन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, याद रखना संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, और क्योंकि ये व्यंजन
सिर्फ व्यंजनों के संयोग से मिलकर बने हैं, व्यंजनों के संयोग से मिलकर उच्चारित किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। बाकी के आपके 35 व्यंजन जो हैं वो सभी किसके हेल्प से बोले जाते हैं? स्वर की मदद से बोले जाते हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिए फटाफट। लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है जिसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, और उच्छिष्ट व्यंजन को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। वैसे आप जो नॉर्मली वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें आप 49 लेटर्स पढ़ते हैं, 49 अक्षर पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें श्रमिक नहीं होता है और उच्छिष्ट व्यंजन दोनों ही नहीं होते हैं। लेकिन अभी उच्छिष्ट व्यंजन को आप डिटेल में पढ़ेंगे कि उच्छिष्ट व्यंजन कहते किसे हैं और क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ ही व्यंजन आपका कंप्लीट होना है। ठीक है, मैं भी नोटेड हो चुका होगा। तो अगला हम देख लेते हैं। आपको इधर दिख रहा है? नहीं आ पाएगा, चलिए। तो लास्ट आपका जो बचा हुआ है 5वां, वो क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन हेडिंग डाल लीजिए। उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं आपके 2। 5th नंबर का है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, इनकी संख्या होती है 2 और ये होते हैं अड़ा और ढा। ढा नहीं है, अढ़ा। डा नहीं है, अड़ा। ठीक है, अंतर है अड़ा और डा में। डा से डमरू नहीं है, अड़ा है। ढा से ढक्कन नहीं है, अढ़ा है। ठीक है, अढ़ा और अड़ा। ठीक है, इनको 4-5 बार बोलिएगा, अड़ा और अढ़ा, अड़ा और अढ़ा। इससे आपको परिभाषा भी अच्छे से समझ में आएगी और वर्णों का उच्चारण भी, क्योंकि परिभाषा ही इसकी परिभाषा हम वर्ण जितनी भी हिंदी में परिभाषाएं अभी आपने पढ़ी होंगी वो सभी क्या है? वर्णों के उच्चारण के आधार पर बनी हुई हैं। उनके उच्चारित भागों के हिसाब से उच्चारण के आधार पर ही पूरी तैयार की गई हैं। सभी वर्ण वाले सभी परिभाषाएं आपने ऐसे ही पढ़ी होंगी। ठीक है, तो उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं? उच्छिष्ट का अर्थ ही होता है, उच्छिष्ट का अर्थ होता है, क्या होता है? उच्छिष्ट का अर्थ होता है फेंकना या उछालना। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि हमारी जीभ जो है वो ऊपर उठती है, मूर्धा को टच करती है, वो एकदम झटके से नीचे आती है। अड़ा और अढ़ा। ठीक है, हमारी जीभ जो है वो ऊपर को उठती है, मूर्धा को टच करती है और तेज गति से, त्वरित गति से नीचे आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, तभी तो इनको बोला गया है। इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठती है, मूर्धा को छूती हुई त्वरित गति से नीचे आती है, यानी कि उछाल लेती है। एक तरीके से जीभ जो है उछलती है कि ऊपर जाती है और फिर एकदम झटके से नीचे आती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसीलिए इन वर्णों को क्या बोला जाता है? उच्छिष्ट व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग, इनका उच्चारण झटके से किया जाता है, झटके के साथ किया जाता है। अड़ा, अढ़ा, अड़ा और अढ़ा। तो इनका उच्चारण क्या है? झटके के साथ किया जाता है।
और इनका प्रयोग हमेशा या तो शब्द के बीच में या फिर अंत में होता है। कभी भी इन वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मेंढक, कंकड़, सड़क, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनका प्रयोग या तो बीच में होगा या लास्ट में होगा। जो स्टार्टिंग में होगा ना वो ढ, ढक्कन और डमरू वाला डा होगा, वो क्षिप्त व्यंजन का अढ़ा या अढ़ा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हमेशा इनका प्रयोग या तो बीच में होगा या फिर अंत में होगा। ठीक है, कभी भी इनका प्रयोग स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। इन पॉइंट्स को फटाफट से नोट कीजिए, क्योंकि लास्ट हेडिंग के साथ आपको ये टॉपिक ख़त्म है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें हमने क्या देखना है। उसमें हम पढ़ेंगे पूरे जितने भी हमारे वर्ण हैं उन सभी के उच्चारित स्थान, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब जो लास्ट हेडिंग आपने डालनी है वो वर्णमाला से हटकर है, ये वर्णमाला में नहीं है, व्यंजन में नहीं है। व्यंजन के जो 5 टाइप थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो लास्ट हेडिंग है ये आपने डालनी है, ये व्यंजन से हटकर है लेकिन है व्यंजन के बारे में ही। ठीक है, व्यंजन के भेद में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग जो आपने डाली वो डालिए द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन भी होते हैं, ये किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर सहित व्यंजन। स्वर रहित लिखिएगा पहले, स्वर रहित व्यंजन। ठीक, और दूसरा होता है स्वर सहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन को हम आधा व्यंजन भी बोल देते हैं, आधा व्यंजन। ठीक है, और इसको पूर्ण व्यंजन बोलते हैं, पूर्ण व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन में हम हलंत का प्रयोग करते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है, जबकि स्वर सहित व्यंजन में हलंत का प्रयोग नहीं होता, तभी वो पूर्ण माने जाते हैं। अगर उनके नीचे हलंत लगा दिया जाए तो वो आधे माने जाते हैं। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, जैसे हम लिखते हैं शक्कर, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया यहीं पे। दिग्गज। ठीक है, यहाँ इनसे मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ आप देख रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जो हम ये व्यंजन जोड़कर, एक आधा व्यंजन एक पूर्ण व्यंजन को जोड़कर जो शब्द बनाते हैं, इन व्यंजनों को ही द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट नोट के टाइप में लिख लेना, नोट डालकर, कि ज़रूरत पड़ने पर
या शब्द का अर्थ शब्द को सार्थक बनाने के लिए वर्ग के बनाने के लिए वर्ग के प्रत्येक पहले, तीसरे और पांचवें वर्णों को आपस में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया दिग्गज लिया, तो दिग्गज का अगर हम वैसे निकालें तो इस तरीके से बनना चाहिए, दिग प्लस गज, लेकिन ये क्या है, गलत। सही संधि क्या होती है इसकी, दिग प्लस गज, यानी कि इसको सार्थक बनाने के लिए क को हमने ग में परिवर्तित किया है, यानी कि पहला वर्ण जो है क, पहला वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो वही लाइन लिखी है। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है।